ये क्वेश्चन 1980 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का। कह रहा है 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitude of their momenta is. जो बॉडी है ये इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, दोनों का मास अलग अलग है। पूछ रहा है कि इनके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। K1 इज इक्वल टू K2 है, अगर इसका हम K1 लेते हैं K2 लेते हैं। मास हमें दिया हुआ है, ये 1 ग्राम है, ये 4 ग्राम है। तो हमें पता होता है कि 1/2 mv² होता है K, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 m² v² इज इक्वल टू mk। ये क्या हो सकता है, m² v² इज इक्वल टू 2mk। इट इंप्लाइज टू mv इज इक्वल टू √2mk, और यही मोमेंटम है। हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है, मास जो है, वो मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू √m। तो हमें m1/m2 दिया हुआ है, m1/m2 इज इक्वल टू 1/4। तो P1/P2 कितना हो जाएगा, √m1/√m2 इज इक्वल टू 1/4 का होल रूट इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1:2। तो हमारा आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1984 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का। A body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to. कह रहा है ये बॉडी है, इस पर कांस्टेंट पावर डिलीवर किया जाता है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो जिस टाइम में ये ट्रेवल करेगा इसका जो डिस्टेंस है ये इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा, x जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है पावर डिलीवर्ड इनटू टाइम टेकन, और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन जो होता है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी 1/2 mv²। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज टू 1/2 mv² इज इक्वल टू pt। अब p कांस्टेंट है, 1/2 m कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, v² इज प्रोपोर्शनल टू p। इट इंप्लाइज टू v इज प्रोपोर्शनल टू t पे पावर 1/2। हमें क्या पता है कि v जो होता है dx/dt होता है, तो हम इसको उसी तरह लिख सकते हैं, v के जगह पे dx/dt इज इक्वल टू t टू द पावर 1/2 प्रोपोर्शनल। इट इंप्लाइज टू, अब dt को उधर ले जाएंगे, dx इज प्रोपोर्शनल टू t 1/2 dt। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2। इस हिसाब से हमारा जो आंसर है सी सही है। अगला क्वेश्चन 1985 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का। A uniform chain of length L and mass M is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge of the table. The work required to pull the hanging part onto the table is. क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस तरह से एक टेबल है, इसमें क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ L है। इस तरह से नीचे ग्राउंड है या टेबल, स्मूथ टेबल है, ये टेबल स्मूथ है, इसमें कुछ फ्रिक्शन नहीं है, और 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग। ये जो लेंथ है
ये है L/3 over the edge of the table, the work required to pull the hanging part onto the table. अब ये जो पार्ट है ये तो कितना हो गया, ये अगर इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा तो इस पार्ट का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा L/6, क्योंकि L/3 इज इक्वल टू L/3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू L/6 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इतना पार्ट को वापस ऊपर खींचने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। अगर इस टोटल का मास m है इस चेन का, तो इस पार्ट का L/3 का मास कितना हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कितना डिस्टेंस मूव करना है इसको, तो इसके सेंटर ऑफ मास को हम देखते हैं कि इसको कितना डिस्टेंस मूव करना होगा, L/6। तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में कितना आएगा, चेंज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है हमारा, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, हमारा यहाँ पे m कितना है, ये वाला पार्ट, इसी को ना ऊपर खींचना है, तो ये m/3 है, m/3 इंटू जी इंटू कितने हाइट तक खींचना है, ये पूरे को ऊपर नहीं, पूरा को ऊपर खींचना है, बट इफेक्टिव मास उसको कहां तक खींचना है, ये इतना खींचना है L/6 तक। सेंटर ऑफ मास को सिर्फ हम देखते हैं, ऐसा अगर कंटिन्यूअस बॉडी रहा तो सेंटर ऑफ मास को हम पॉइंट मान के देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, L/3 का आधा यानी L/6, L/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mgl डिवाइडेड बाई 18। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन 1994 में पूछा गया था, 8 मार्क्स का। A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration is ac is varying with time t as ac is equal to k square rt square, where k is a constant. The power delivered to the particle by the force acting on it. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसका रेडियस है r, ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, और उस पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है पार्टिकल पे इधर की तरफ ac, जो कि दिया हुआ है k स्क्वायर rt, k स्क्वायर r p स्क्वायर। पूछ रहा है, जहां k कांस्टेंट है, तो पूछ रहा है कि इस पार्टिकल पे जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है फोर्स के कारण वो कितना है, इस पे जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो कितना है। तो हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसका एक्सीलरेशन ac इधर की तरफ है, और फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा Fc, और ये मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, F के परपेंडिकुलर, F और S तो परपेंडिकुलर है। हमें पता है जो वर्क डन होता है वो होता है F डॉट ds, तो परपेंडिकुलर अगर दोनों है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कोई वर्क डन नहीं होगा, और वर्क डन 0 है तो पावर होता है dw बाई dt, तो वो भी 0 होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कोई भी पावर नहीं लगेगा, लेकिन क्या टेंजेंशियल फोर्स के कारण पावर लग सकता है, तो हम देखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता क्या है, v स्क्वायर बाई आर, यही होता है ना। जो v क्या है यहाँ पे, v जो है इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसका स्पीड, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इट इंप्लाइज टू v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, इट इंप्लाइज टू v इज इक्वल टू k r t। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। तो
हम यहां पे लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT इज इक्वल टू, अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा KR। अब हम टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे, वो हो जाएगा M इंटू AT, जो कि हो जाएगा MKR। ठीक है, हमें V निकल गया, F निकल गया। हमें पता है कि जो पावर होता है, पावर डिलीवर्ड बाय पार्टिकल बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, पावर निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, F इंटू V। तो F है हमारा MKR इंटू V कितना है KRP, तो ये आ जाएगा MK²R²P। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1998 में 2 मार्क्स का। A stone tied to a string of length L is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal. कह रहा है कि एक पत्थर को एक रस्सी में बांध दिया गया है जिसका लेंथ L है और उसको घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्कल में, इस तरह से घुमाया जा रहा है। इसका लेंथ L है और ये पत्थर है। With other end of the string at the center, इसका जो दूसरा छोर है वो सेंटर पे है। At a certain instant of time, कुछ समय के बाद the stone is at its lowest position, कुछ समय, एक समय बता रहा है जब स्टोन जो है अपने सबसे निचले पोजीशन पे है। एंड हैज अ स्पीड u, यहां पे इसका स्पीड u है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेस अ पोजीशन वेयर द स्प्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। ये जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ये जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यहां पे आता है, तो इसके जो स्पीड में, वेलोसिटी में जो चेंज है वो कितना होगा। हम मान लेते हैं यहां पे अगर स्पीड u है तो यहां पे कुछ स्पीड उसका v होगा। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हैं लॉस इन ke इज इक्वल टू गेन इन जीपी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वही तो गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में। यहां पे काइनेटिक एनर्जी में क्या लॉस हो रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना था। अब इसको लिखते हैं, इट इंप्लाइज टू के इनिशियल माइनस के फाइनल इज इक्वल टू गेन इन जीपी, जो कि गेन कितना जीपी है, इसका लेंथ L है, मास इसका m मान लेते हैं, तो इसको कितना जीपी मिलेगा, m इंटू जी इंटू L पोजीशन यहां से यहां तक है। ठीक है, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना था, 1/2 mu², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे मान लें अगर v, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 mv², ये इज इक्वल टू है mgl के। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, mm कट गया तो u² माइनस 2 इधर चला जाएगा, 2gl इज इक्वल टू v²। ये पहला इक्वेशन हमारा आया, ये सॉल्व करने पे ऐसे आता है। ठीक है, अब यहां पे जो वेलोसिटी था ये u था, यहां पे वेलोसिटी v है, तो हमें क्या पता है, वेलोसिटी निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v है माइनस इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरह से है v, इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से है u। इसको माइनस करना है, यानी u को हम नेगेटिव ले लेंगे, इधर साइड में आ जाएगा u, माइनस u आ गया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट होगा दोनों का,
यही इसका मैग्नीट्यूड होगा चेंज इन वेलोसिटी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर अंडर रूट, यही तो है। अब हमारा V कितना आया, V स्क्वायर कितना आया, V स्क्वायर इतना आया है, तो हम V के जगह पे V स्क्वायर के जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा U स्क्वायर माइनस 2GL प्लस U स्क्वायर का होल रूट। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2U स्क्वायर माइनस 2GL होल रूट। तो ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 ब्रैकेट में U स्क्वायर माइनस GL। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का। अ फोर्स F दिया हुआ है माइनस के बाई आई प्लस एक्स जे, बाई आई प्लस एक्स जे acts on a particle moving in xy plane. Starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to the point A, 0 and then parallel to the y-axis to the point A, A. The total work done by F on the particle is, here K is a positive constant. इस तरह से पार्टिकल था जो ओरिजिन पे था, इसको लेके गया है A, 0 यहां लाया, फिर यहां से यहां लेके आया A, A। कौन लाया, ये फोर्स लाया। तो इसका जो फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा यही निकालना है। ध्यान में रखना है कि ये कांस्टेंट फोर्स है नहीं, तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, F डॉट ds का इंटीग्रेशन W इज इक्वल टू F डॉट ds कब होता है, जब फोर्स कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है और डिपेंड कर रहा है S पे, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, पहला केस देखते हैं, जब पॉइंट 0 से A तक गया था, 0,0 से A तक गया था। अब यहां पे देखते हैं कि फोर्स कितना लग रहा होगा। हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स के इक्वेशन में डालते हैं F इज इक्वल टू माइनस के बाई आई। अब I डायरेक्शन में देखो, y की वैल्यू कितनी है, 0, यानी 0I प्लस x की वैल्यू कितनी है, x a है, उसको x ही रखते हैं। ये 0 ही था, y की वैल्यू चेंज नहीं की, 0 ही था। y में इधर कुछ नहीं आया, हमेशा 0 था, तो ये 0 आएगा। और ये एक्स जे, जब पार्टिकल इधर मूव किया तो फोर्स कितना आया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स जे। ये फोर्स हमें देखने में कैसे लगता है कि ये J डायरेक्शन माइनस J डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है इधर के तरफ, पार्टिकल का मूव कहां हो रहा है, इधर के तरफ। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के, तो उसके कारण जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्स, वो 0 होता है। इस फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ है वो 0 है। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक लेके आया गया है, कोई वर्क डन नहीं हुआ। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट A, 0 से A तक गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, फोर्स का देखते हैं कि क्या हो रहा है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आई प्लस वाई आई प्लस एक्स जे। अब इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, अब हम देखते हैं जो फोर्स का पहला कंपोनेंट है F इज इक्वल टू माइनस के बाई आई, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस आई डायरेक्शन में, यानी इधर डायरेक्शन में लग रहा है। और हमारा डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में,
पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके कारण भी जो हमारा फोर्स लग रहा होगा, जो वर्क डन हुआ होगा, वो जीरो होगा। इसके कारण जो वर्क डन है ये जीरो है। जो सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के जे के एक्स जे, इसी के कारण सिर्फ हमारा जो है वर्क डन हो रहा होगा। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, ये देखो, ये जे डायरेक्शन में है, माइनस जे डायरेक्शन में है, यानी इधर लग रहा होगा। वर्क डन कहां हो रहा है, इधर हो रहा है, यानी नेगेटिव वर्क डन हुआ है। तो हम वर्क डन को लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डीएक्स। तो हमारा डीएस जो है वो है ए, एफ है हमारा इतना, तो हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, यानी कि माइनस के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, कहां से कहां तक, 0 से a तक। तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर a से 0 तक। तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस के a स्क्वायर माइनस के इंटू 0 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया माइनस के a स्क्वायर। यही हमारा वर्क डन हुआ है इस फोर्स के कारण। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी सही है।